Hello friends, today in this video we are going to talk about working capital management. For preparing this lecture I have referred to the e-resources of IMS Ghaziabad library and specifically McGraw-Hill ebook databases. Okay, let's start with the lecture now. Working capital management. Working capital is basically the minimum amount required to run your business operations. अगर वर्किंग कैपिटल की बात करें जो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट्स आते हैं दैट इज कैश, इन्वेंट्रीज, डेटर्स. दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट्स और लेट्स दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स ऑफ द करंट एसेट्स जो हम जिसे हम ये कहते हैं जिसके लिए वर्किंग कैपिटल बहुत ज़्यादा एसेंशियली रिक्वायर्ड है या बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं हमारे वर्किंग कैपिटल के. वर्किंग कैपिटल की अगर हम बात करें इट इज़ बेसिकली द अमाउंट दैट इज टू बी केप्ट इन द बिजनेस सो दैट आर शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस कैन बी टेकन केयर ऑफ. अब शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस हमारी जो होती है दैट इज करंट लाइबिलिटीज. तो बेसिकली इट इज अ सिंक्रोनाइजेशन ऑफ करंट एसेट्स टूवर्ड्स करंट लाइबिलिटीज एंड मेंटेनिंग अ एडिक्वेट मार्जिन ऑफ सेफ्टी. अब जब मैंने बात बोली है एडिक्वेट मार्जिन ऑफ सेफ्टी या अब इसके अगर हम आगे बात करें लेट्स टॉक अबाउट the goal of working capital, which is to manage current assets and current liabilities and to maintain an optimum level of working capital. जब हम ऑप्टिमम लेवल ऑफ वर्किंग कैपिटल की बात कर रहे हैं हम सिर्फ ये नहीं कह रहे हैं कि जितनी मेरी करंट लाइबिलिटीज है मैं उतनी ही मेंटेन करूंगा अपने पास करंट एसेट्स. मैं ये कहता हूं कि आई हैव टू मेंटेन मोर देन दैट. Why? Because there can be some uncertainties and to take care of those uncertainties I have to maintain some margin of safety. ठीक है. So that is why we have to maintain an optimum level of cash. Now let's talk about current ratio for a while. हमारे जो लिक्विडिटी रेशियोज की हमने बात करी थी उसमें कुछ रेशियोज आते हैं करंट रेशियो, एसेट टेस्ट रेशियो एंड वर्किंग कैपिटल रेशियो. ये हमारे सबसे एसेंशियल रेशियोज हैं एज फार एज वर्किंग कैपिटल सिचुएशन ऑफ अ कंपनी इज कंसर्न. जब हम करंट रेशियो की बात करते हैं करंट रेशियो का हमारा स्टैंडर्ड होता है 2:1. ओके, नाउ व्हाई द स्टैंडर्ड 2:1 इज केप्ट. हमारी करंट लाइबिलिटीज तो 1 है. करंट लाइबिलिटीज को पे ऑफ करने के लिए देयर इज 1 करंट एसेट इज ऑलरेडी देयर बट एन एडिशनल अमाउंट ऑफ करंट एसेट इज केप्ट so that which is considered to be a margin of safety so that in case any uncertainty arises that can be taken care of. Because lot of organization have closed down because they are not able to manage their working capital quite well. They are not able to pay off their short term obligations due to which they have to wind up their operations or they have faced bankruptcy. So this is one of the very essential part of the business or very essential decisions for the finance manager to take and to ensure adequate liquidity in the operations. Now there are various kinds of working capital. जब वर्किंग कैपिटल के टाइप्स की हम बात करते हैं तो सबसे पहला टाइप जो काफ़ी लोगों ने सुना भी होगा विच इज़ अ ग्रॉस वर्किंग कैपिटल. ग्रॉस वर्किंग कैपिटल इज बेसिकली द टोटल अमाउंट ऑफ करंट एसेट्स. हियर इन दिस आई हैव केप्ट अ स्नैपशॉट फ्रॉम द एनुअल रिपोर्ट ऑफ डाबर इंडिया लिमिटेड एंड अगर 2019 की बात करें 2124.35 दिस इज द टोटल ऑफ द करंट एसेट्स. सो दिस इज माई ग्रॉस वर्किंग कैपिटल. ओके, so gross working capital is basically the total amount I have invested in the current assets. अब what are the limitations? I have invested a total amount, some amount in the current asset. Let's say अगर मैं ये कहता हूँ कि मेरे पास current assets है मैंने 100 रुपए डाल दिए लेकिन जब तक मुझे ये नहीं पता कि मेरी current liabilities कितनी है, वो 100 रुपए है या 50 रुपए है या 150 रुपए है, तब तक मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि मैंने जो 100 रुपीज अपने current asset में डाले हैं वो sufficient है या नहीं है. तो दैट इज वाई ग्रॉस वर्किंग कैपिटल का कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा यूज नहीं होता जब आप बिजनेस की वर्किंग कैपिटल को एनालाइज करते हो. तो किस कॉन्सेप्ट को हम देखते हैं? हम जनरली कॉन्सेप्ट को देखते हैं नेट वर्किंग कैपिटल के, जहां पर हम जिसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज. सो इन दिस केस जो स्नैपशॉट मैंने लगा रखे हैं 2124.35 is the current assets minus 1518 is the total current liabilities. So our net working capital is 606.08 which is fairly enough. Since this is a positive value, so can be considered an adequate amount of working capital that is kept in the business. But nowadays, since cash or the resources or financial resources have become have become very essential and they are not that cheap as it was before. ठीक है, तो अब उनके साथ उनकी कॉस्ट भी एसोसिएटेड होती है. तो बहुत सारी कंपनी अपना काम करती है एट जीरो वर्किंग कैपिटल. अब ऐसे कुछ छोटा सा मैं आपको एग्जांपल देता हूं. देयर मस्ट बी सम रोड साइड शॉप्स नियर बाय योर होम और मे बी योर ऑफिस, जो ये क्या करती हैं, अगर आप उनसे कोई स्पेशल प्रोडक्ट मंगवाते हैं दे टेक एडवांस फ्रॉम यू
और वो अपने सप्लायर को ऑर्डर करते हैं और सप्लायर वो आपको उनको डिलीवर करता है और वो आपको देते हैं एंड दे आस्क यू कि अगर इसको चेक कर लो, अगर इसको आपको ठीक ना लगे तो एक दिन में वापस कर देना वरना हम वापस नहीं लेंगे। यहां पर क्या है, वो आपसे एडवांस पैसा ले रहे हैं और सप्लायर से क्रेडिट ले रहे हैं 4 दिन का, ताकि जब सपोज वहां से अगर आने में, सप्लायर के पास से आने में अगर 2 दिन लगते हैं उस प्रोडक्ट को, तो उसने 4 दिन का क्रेडिट लिया कि वो उसको 4 दिन के बाद पेमेंट करेगा और सप्लायर से सामान मंगवा लिया और आपको इसने 1 दिन के लिए रखने का होगा कि अगर आप टेस्ट करके कहते हो कि हाँ जी ये ठीक है, then he will make the payment to the supplier. So in this case he has not invested anything in his business. सो यहां पर क्या काम हो रहा है, ही इज वर्किंग ऑन जीरो वर्किंग कैपिटल, यानी कि जितना भी उसका करंट एसेट है उतनी ही करंट लाइबिलिटीज है, यानी कि करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज इज एक्चुअली जीरो। ओके, सो ये मॉडल आजकल बहुत सारी फर्म्स यूज कर रही हैं और इस मॉडल को यूज करने का पर्पस क्या है, बेसिकली आपका इन्वेस्टमेंट इनटू वर्किंग कैपिटल इज लेस, क्योंकि आप उन्हें अपने किसी रिसोर्सेज को तो डाल नहीं रहे हो। सो यहां पर यू आर ट्राइंग टू मेंटेन एन एफिशिएंट ऑपरेशनल रिसोर्सेज और एफिशिएंट ऑपरेशंस सो दैट द थिंग्स आर कन्वर्टेड इनटू कैश क्विकली। सेकंड इज, आपने सिंस कम अमाउंट इन्वेस्ट किया है अपने बिजनेस में से वर्किंग कैपिटल में, सो यू आर सेविंग ऑन द कॉस्ट ऑफ फंड्स। सो ये दो सबसे बड़ी एडवांटेज है जीरो वर्किंग कैपिटल की। ओके, लेट्स मूव फर्दर नाउ। व्हाट आर द पॉलिसीज रिलेटेड टू द करंट एसेट इन्वेस्टमेंट। अब वर्किंग कैपिटल में जैसे हमने बात करी, करंट एसेट्स के अंदर हमारा पैसा ज़्यादा लगता है और इसकी अलग अलग पॉलिसीज हैं। अगर हम ये कहते हैं कि कंपनी इज फॉलोइंग अ रिलैक्स्ड पॉलिसी, रिलैक्स्ड पॉलिसी का मतलब यह है द कंपनी इज सेलिंग द गुड्स ऑन क्रेडिट, हायर अमाउंट ऑफ डेटर्स आर मेंटेन्ड एंड दे आर फॉलोइंग अ लिबरल पॉलिसी इन टर्म्स ऑफ रिकवरी ऑफ मनी। तो अगर मैं आपको एक वर्किंग कैपिटल साइकिल दिखाता हूँ, ये देखते हैं यहाँ पे कंपनी ने इन्वेंट्री बाय करी, उसको प्रोसेस किया, यहाँ पर जाके उसने पे कर दिया इन्वेंट्री के लिए, उसने उसको फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट किया और यहाँ पर जाके उसने सेल किया और एट दिस लेवल दे हैव रिसीव्ड द मनी फ्रॉम देयर कस्टमर्स। और यहाँ से सिंस कस्टमर से पैसा मिला तो ये चेन वापस हमारी चलेगी कि हम कंपनी ने फिर से इन्वेंट्री बाय करी एंड सो ऑन, तो ये चेन वापस चलती रही है। अब यहां पर देखिए, अगर मैं लिबरल पॉलिसी फॉलो करूंगा, यानी कि अब मैं लिबरल पॉलिसी फॉलो कर रहा हूं तो मेरे रिसीवेबल्स जो है वो यहां पर इस तरफ बढ़ जाएंगे, क्योंकि अब उनको ज्यादा पीरियड मिलेगा पेमेंट करने का, ठीक है, और मेरी ओवरऑल वर्किंग कैपिटल की जो साइकिल है वो इंक्रीज हो जाएगी इफ आई एम फॉलोइंग अ लिबरल पॉलिसी और रिलैक्स्ड वर्किंग कैपिटल पॉलिसी। सो इस केस में क्या होगा, आई हैव टू मेक अ हायर अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन माई करंट एसेट्स। ओके, सो आई हैव टू मेंटेन हायर अमाउंट ऑफ कैश, डेटर्स भी मेरे बढ़ जाएंगे। ओके, अब यहां पर इसके इश्यूज क्या क्या है, लिमिटेशंस क्या क्या है। सिंस मैं ज्यादा अमाउंट ऑफ कैश अपने बिजनेस में रखूंगा, आई हैव टू बियर सम कॉस्ट ऑफ मैनेजिंग दैट, बिकॉज मुझे फाइनेंस कर रहे हैं उस कैश को, तो किसी ना किसी सोर्स से फाइनेंस करूंगा, शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म, तो उसका एक अपना कॉस्ट भी है। दूसरा एक इशू क्या है कि सिंस मेरा डेटर्स अब बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं तो देयर माइट बी अ पॉसिबिलिटी कि बैड डेट्स होने शुरू हो जाए। ऑल माई डेटर्स आर नॉट गुड, सम ऑफ देम आर बैड, सो हेंस देयर इज अ हायर प्रोबेबिलिटी ऑफ बैड डेट्स। Similarly, if I follow an aggressive policy, that means I am not giving a higher amount of credit. I am following a very strict policy and I am trying to maintain, recover the money quickly, and I am also ensuring कि जिनको मैं क्रेडिट दूं वो ऐसे लोग को जो मुझे जल्दी से जल्दी पैसा वापस करे। So hence my credit is strict. So hence अगर मैं यहाँ पे रिसीवेबल्स की बात करूं या इस रिसीवेबल डेज की बात करूं तो ये छोटा होता जाएगा। That means working capital cycle will be less. The stock turnover, the amount or the recovery from the stock will be higher in this case. So aggressive policy ensures that आपने जो फंड इन्वेस्ट किया है अपने बिजनेस के अंदर वो कम फंड इन्वेस्ट किया है, क्योंकि आप हर चीज को बड़ा एग्रेसिवली, बड़ा ही सिस्टमैटिकली और बहुत ही स्ट्रिक्टली मैनेज कर रहे हैं। सो एग्रेसिव पॉलिसी हमें हमारी कम इन्वेस्टमेंट जाएगी करंट एसेट्स के अंदर। मॉडरेट पॉलिसी लाइज समवेयर बिटवीन बोथ ऑफ देम। अब अगर हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ वर्किंग कैपिटल एज पर द यूजेज, तो यहां पर हमारा 2 टाइप आते हैं, एक है परमानेंट वर्किंग कैपिटल और एक आता है टेम्परेरी वर्किंग कैपिटल। अब अगर परमानेंट वर्किंग कैपिटल की बात करें, परमानेंट वर्किंग कैपिटल एज पर द अमाउंट, तो मेरा बिजनेस एक लेवल पे पहुंच गया है जहां पर मुझे एक फिक्स अमाउंट ऑफ फंड्स रखने हैं अपने बिजनेस में, सो एज टू टेक केयर ऑफ दी लेट्स से दी सैलरीज ऑफ माई वर्कर्स, मेरे वेजेस जो मुझे उनको पे करने हैं, और एंड मे बी जो भी डेली बेसिस पे मेरे कुछ भी एक्सपेंडिचर्स हो रहे हैं।
तो उन सभी एक्सपेंडिचर्स को टेक केयर करने में मैंने एक फिक्स अमाउंट रखा हुआ है। बाकी सारे जो एडिशनल अमाउंट मैंने मेंटेन किया है दैट इज एज पर दी मंथ्स, कि किसी मंथ में सेल ज्यादा है तो हो सकता है कुछ खर्चे ज्यादा हो जाए। फॉर एग्जांपल अगर सेल्स मेरी ज्यादा हो रही है तो मेरे जो सेलिंग एक्सपेंसेस है वो शायद बढ़ रहे हैं, तो आई हैव टू टेक केयर ऑफ दोज ऑल्सो। सो इन दैट केस मैंने उस पर्टिकुलर मंथ के लिए अलग एक्स्ट्रा अमाउंट रखा हुआ है। अगर इस ग्राफ की बात करें, यहां पर ये जो ग्राफ है एक तरीके से दिस इज फॉर द ग्रोथ फर्म्स विच आर इन द ग्रोथ फेज। नाउ हियर इट इज द फिक्स्ड अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल और परमानेंट पार्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल इज लिंक्ड टू द सेल्स। सो लेट्स से सेल्स का मेरा कुछ एक पार्ट मे बी 5% और 10% ऑफ द टोटल अमाउंट ऑफ सेल्स इज माई फिक्स्ड वर्किंग कैपिटल। तो जितनी सेल्स मेरी बढ़ती जाएगी उतना ही मेरा अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल बढ़ता जाएगा, लाइक दिस। ठीक है, और टेम्परेरी क्या है कि उसी के प्रोपोर्शन में बढ़ेगा, लेकिन डिपेंडिंग अपॉन मंथ की जिस मंथ में सेल्स ज्यादा है तो उस मंथ में हो सकता है एक्सपेंसेस ज्यादा हो, और हो सकता है जिस मंथ में सेल्स कम है तो उस मंथ में सेल्स एक्सपेंस कम हो। ओके, तो अब यहां पर एक चीज को और समझते हैं भी, ये हमारे चेंजेस आते क्यों हैं वर्किंग कैपिटल में। दीज चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल, यस डेफिनेटली एक सबसे प्रायर रीजन ये है कि सेल्स चेंज हो रही है। सेल्स चेंज होने का मतलब क्या है कि हर मंथ में अलग अलग वॉल्यूम ऑफ सेल्स है, ठीक है, और सेल्स के अकॉर्डिंगली मेरे एक्सपेंसेस भी चेंजेस हो रहे हैं। तो हर मंथ में मेरे एक्सपेंसेस का वॉल्यूम भी अलग है। किसी मंथ में जिस मंथ में सेल्स ज्यादा है उस मंथ में एक्सपेंसेस भी ज्यादा होंगे, जिस मंथ में सेल्स कम है उस मंथ में एक्सपेंसेस थोड़े रिलेटिवली कम होंगे। Okay, so one factor is sales and expense. Another factor is, let's say the management has changed its policy. पहले management follow कर रही थी strict policy, but now since they want to expand, they are following a liberal policy. तो वहां पर investment into working capital will be higher, so hence ये graphs change हो जाएंगे. Second is technological development. If let's say there is a new technology that has reduced the production time, और मेरा जो raw material processing time है वो पहले से कम हो गया है, and now the product can be converted into finished goods. let's say पहले 5 दिन में हो रहा था, अब वो 2 दिन में हो रहा है। सिंस वो 2 दिन में आप कन्वर्ट करके मैं फिनिश्ड गुड्स को बना रहा हूं, नाउ व्हाट कैन आई डू, आई कैन सेल द गुड्स फास्टर, सो हेंस द स्टॉक टर्नओवर will increase. So that is also going to affect the amount of working capital to be kept in the business. Okay, now let's talk about how to finance this working capital. अब यहां पर हमारी 3 स्ट्रैटेजीज है। हेजिंग स्ट्रैटेजी है, एक है कंजर्वेटिव स्ट्रैटेजी और एक है ट्रेड ऑफ स्ट्रैटेजी, जो दोनों का ही कॉम्बिनेशन है। अब फाइनेंसिंग की जब बात करते हैं, इससे पहले हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि फाइनेंसिंग का क्या इशू क्या है। फाइनेंसिंग में जब हम बात करते हैं, फाइनेंसिंग सेज फ्रॉम वेयर टू फाइनेंस योर वर्किंग कैपिटल। एक जो स्कूल ऑफ थॉट है वो ये कहता है कि जो वर्किंग कैपिटल है वो शॉर्ट टर्म सोर्सेज से फाइनेंस होनी चाहिए, यानी कि करंट एसेट्स से या करंट लायबिलिटीज से। दूसरा स्कूल ऑफ थॉट ये कहता है कि लॉन्ग टर्म सोर्सेज से फाइनेंस होनी चाहिए। तो लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ फंड्स हमारे कौन से होते हैं, इक्विटी या डेट। लॉन्ग टर्म लोन्स ले लेंगे या हम इक्विटी कैपिटल से रेज करेंगे। तो दूसरी अप्रोच ये कहती है। तो नेट वर्किंग कैपिटल की अगर हम डेफिनेशन पे जाएं, तो डेफिनेशन जो नेट वर्किंग कैपिटल की, एक तो डेफिनेटली यही है कि डिफरेंस बिटवीन करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज। जो इसकी दूसरी डेफिनेशन है, दूसरी डेफिनेशन ये कहती है कि इट इज दैट अमाउंट ऑफ फंड्स विच इज टू बी फाइनेंस फ्रॉम द लॉन्ग टर्म सोर्सेज। यानी कि जो मेरा जितनी करंट लायबिलिटीज है उतने तो मैं शॉर्ट टर्म एसेट्स रखूंगा अपने पास, ठीक है, लेकिन जितना एक्स्ट्रा होगा वो मैं कहां से फाइनेंस करूंगा, फ्रॉम लॉन्ग टर्म सोर्सेज। सो इसको लेके बहुत सारे स्कूल ऑफ थॉट्स हैं और सबके अपने अलग अलग व्यूज हैं। कोई कहता है शॉर्ट टर्म से फाइनेंस करो, कोई कहता है लॉन्ग टर्म से फाइनेंस करो। तो बेस्ड ऑन दैट वी हैव क्रिएटेड सर्टेन स्ट्रेटजीज। सो लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट आर दी स्ट्रेटजीज एंड वील डिस्कस कि हर स्ट्रेटजी का कॉस्ट क्या है और हर स्ट्रेटजी के अंदर वर्किंग कैपिटल मेंटेन करने का कितना कॉस्ट पड़ता है। So let's talk about the hedging strategy or hedging approach first. Hedging approach says, अगर हम hedging term पे जाएं, it says taking up 2 different options who are opposite to each other so as to maintain or decrease the amount of risk. Okay, तो 2 एक ऐसे options ले लीजिए जो एकदम से opposite है, जिसकी वजह से आपका रिस्क थोड़ा कम हो जाए। अब hedging की बात करें, let me go to an Excel sheet now. यहां पर हमने एक कंपनी का एग्जांपल लिया है जिसमें ओवर द ईयर हमें अपनी रिक्वायरमेंट बताई है। दिस इज द टोटल अमाउंट ऑफ एसेट्स वर्किंग जो उसके रिक्वायर्ड है, फंड्स रिक्वायर्ड है। उसमें से उसने बताया कि बेस्ड ऑन द एक्सपीरियंस परमानेंट वर्किंग कैपिटल कितनी इसकी मिनिमम रिक्वायर्ड होती है, और सीजनल रिक्वायरमेंट उसने बता दी। अब सीजनल रिक्वायरमेंट यहां पर निकली कैसे है, इन दोनों का डिफरेंस। सो इट इज 8500 माइनस 6900, सो इट इज 1600। ठीक है, तो ये मेरा क्या आ गया, सीजनल रिक्वायरमेंट।
अब यहाँ पर हेजिंग अप्रोच ये कहता है कि हेजिंग अप्रोच के अंदर हमारा जो परमानेंट पार्ट है उसको तो हम फाइनेंस करें फ्रॉम लॉन्ग टर्म सोर्सेज, क्योंकि ये तो हमेशा परमानेंटली चाहिए ही चाहिए। ये तो इन एनी केस अगर हमारे ऑपरेशंस अगर रुक भी जाते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे को ये इतना एक्सपेंसेस शायद करना ही पड़ेगा, तो इसको हम फिक्स्ड या लॉन्ग टर्म सोर्सेज से फाइनेंस करें। जो हमारी सीजनल रिक्वायरमेंट है, क्योंकि ये कभी कभार है और कभी ज्यादा होती है कभी कम होती है, तो इसको हम शॉर्ट टर्म सोर्सेज से फाइनेंस करें। So this is the argument which they have given. So for calculating the cost for financing their working capital, I have considered two interest rates. Long term का interest rate मैं बैंक का मान के चल रहा हूँ, अगर मैं long term loan ले रहा हूँ बैंक से, which is for at 8%, and short term bank loan I'm taking at 5%. So let us calculate cost. मैंने यहाँ पर total seasonal requirement निकाल ली है, and let me calculate what is the average amount required फॉर शॉर्ट टर्म लोन। ठीक है, तो 11,600 तो टोटल साल का है। लेट मी टेल यू ये निकाला कैसे है, एक बार ये भी बता दूं मैंने सिर्फ क्या किया है, इन सब का सम कर दिया है। ओके, सो इट इज मैंने सम का फंक्शन लगाया एंड सिलेक्टेड एवरीथिंग। ओके ओके, अच्छा मैंने उसी साल को सिलेक्ट कर लिया था। सो इट इज ओके, ये हो गया। हाँ, so it is 11,600 is the total funds। ये एनुअल रिक्वायरमेंट है। अब मैं देखता हूँ ऑन एन एवरेज मंथली मुझे कितना रिक्वायर्ड होगा, तो आई डिवाइडेड बाय 12। सो मंथली जो मुझे रिक्वायर्ड है दैट इज अबाउट 967। अब ऑन एन एवरेज 967 का मेरा मंथली लोन रहेगा शॉर्ट टर्म से जो मैं फाइनेंस करूंगा, तो मेरा शॉर्ट टर्म का कॉस्ट कितना रहेगा? शॉर्ट टर्म कॉस्ट ऑफ फंड्स की अगर हम बात करें तो 967 इंटू 5% है। अब ये जो है मेरा साल का इंटरेस्ट रेट है, बट आई हैव टू नो दी मंथली इंटरेस्ट, सो आई विल डिवाइडेड बाय 12। सो ऑलमोस्ट ऑन मंथली बेसिस अगर मैं बात करूं तो 4.028 इज माय इंटरेस्ट रेट। और अगर लॉन्ग टर्म कॉस्ट ऑफ फंड्स की बात करें, इसके लिए क्या है कि हमारा मंथली अमाउंट ये है 6900 विच टू बी फाइनेंस्ड फ्रॉम लॉन्ग टर्म सोर्सेज। अब यहाँ पर लॉन्ग टर्म मैं अज्यूम कर रहा हूँ, मैंने बैंक से लोन लिया है एट 8% इंटरेस्ट। तो मंथली मेरा अमाउंट कितना पड़ेगा? तो लगभग 46। तो टोटल कॉस्ट मेरी कितनी पड़ रही है? 46 प्लस दिस अमाउंट 4 विच इज 50। सो दिस इज माई टोटल कॉस्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल इफ आई फॉलो हेजिंग स्ट्रैटेजी। ओके, so this was about hedging strategy. Now let's talk about conservative strategy और conservative approach. Conservative approach क्या कहता है? इसी के सेम ही कंपनी का केस लेके चल रहे हैं हम। Conservative approach ये कहता है कि जितना भी आपका अमाउंट है, चाहे वो परमानेंट है, चाहे वो फ्लक्चुएटिंग है, टेम्परेरी है, उसको आप फाइनेंस करना है फ्रॉम लॉन्ग टर्म सोर्सेज। अब अगर सब कुछ लॉन्ग टर्म से फाइनेंस करना है, सो आई डोंट नीड टू सी कि मेरी सीजनल रिक्वायरमेंट कितनी है और परमानेंट रिक्वायरमेंट कितनी है। मैं तो मैक्सिमम अमाउंट लेकर चलूंगा, क्योंकि मैंने तो फिक्स अमाउंट ऑलमोस्ट लॉन्ग टर्म सोर्सेज से फाइनेंस करना है। तो जो मैक्सिमम अमाउंट है मैं वही लेकर चलता हूँ कि भाई मेरे कि कितना अमाउंट है। तो मैक्सिमम अमाउंट मेरा अक्टूबर है विच इज 9,000। सो आई विल कंसिडर कि 9,000 का मैंने हर मंथ में अपने पास पैसा रखना है। सो लॉन्ग टर्म कॉस्ट ऑफ फंड्स मेरा कितना पड़ेगा? ठीक है, 9,000 रखने का पर्पज सिर्फ यही है कि क्योंकि सिंस ये फिक्स सोर्सेज या लॉन्ग टर्म सोर्सेज से मैं ले रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि मैंने लॉन्ग टर्म बैंक लोन लिया है, तो जब मैं सारी चीजें वहां से फाइनेंस कर रहा हूं तो मुझे सिर्फ सीजनल रिक्वायरमेंट या परमानेंट रिक्वायरमेंट देखने की जरूरत नहीं है। तो मैं जो मैक्सिमम अमाउंट है उसको लेके चलूंगा। हाँ, यहां पर एक बात जरूर बोली जाती है कि आपकी अगर कोई भी अनसर्टेनिटी आ जाए कि शॉर्ट टर्म में आपको अनसर्टेन पैसे की रिक्वायरमेंट है, फंड्स की रिक्वायरमेंट है, दैट रिक्वायरमेंट कैन बी टेकन केयर ऑफ थ्रू द शॉर्ट टर्म सोर्सेज। ओके, सो इन दिस केस 9,000 इज टू बी फाइनेंस्ड बाय 0.08 विच इज द बैंक लोन डिवाइड बाय 12। सो 60 मेरा पड़ेगा शॉर्ट फंड्स का कॉस्ट। मैं यहाँ पर इसको भी 50 को भी हाईलाइट कर देता हूँ। ठीक है, तो स्ट्रैटेजी ए में मेरा कॉस्ट है 50, स्ट्रैटेजी बी में मेरा कॉस्ट है 60। अब आ जाते हैं हम स्ट्रैटेजी सी पे। जो स्ट्रैटेजी सी थी हमारी ट्रेड ऑफ अप्रोच विच इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। सो लेट मी एक्सप्लेन कि यहाँ पर किया क्या हुआ है। मैं इसको जरा डिलीट कर देता हूँ। ट्रेड ऑफ अप्रोच ये कहता है कि आपकी जो रिक्वायरमेंट है आपने ये बता दी, इसके बाद आई विल नॉट एक्सेप्ट कि आपका परमानेंट पिछला क्या था और आगे का क्या रहेगा। हम नया परमानेंट रिक्वायरमेंट कैलकुलेट करेंगे। वो कैसे कैलकुलेट करेंगे कि आपका मैक्सिमम अमाउंट प्लस आपका मिनिमम अमाउंट, जो फंड्स की रिक्वायरमेंट है मैक्सिमम 9,000 है, मिनिमम 6,900 है। ओके, इन दोनों का हम ले लेंगे एवरेज।
सो इन दोनों का एवरेज आता है 7950। सो ये जो है मेरा एवरेज, ओके एक सेकेंड, इसको मैं जरा फिक्स कर दूं सेल्स को, यस ओके। ये जो मेरा एवरेज है ये मैं आप कैलकुलेट करूंगा, दिस इज माय परमानेंट रिक्वायरमेंट। नाउ आई विल एस्टिमेट माय सीजनल रिक्वायरमेंट। सो 8500 माइनस 7950, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, हर मंथ की निकाल लूंगा। अब यहां पर मैंने हर मंथ का एक रिक्वायरमेंट निकाल लिया टेम्परेरी का। अच्छा एक चीज और समझिए, यहाँ पे ये जो रिक्वायरमेंट है यहाँ पर नेगेटिव है इन दी मंथ ऑफ मार्च। नेगेटिव का मतलब ये है कि मैंने तो 7950 के हिसाब से पैसा रखा था, बट एक्चुअली मैं टोटल फंड्स की रिक्वायरमेंट मेरी कम थी। सो हेंस देयर इज अ नेगेटिव अमाउंट। आई विल नॉट कंसीडर अ नेगेटिव अमाउंट, आई विल से माई सीजनल रिक्वायरमेंट और टेम्परेरी रिक्वायरमेंट फॉर दैट मंथ इज 0। ओके, सो आई हैव फॉर एट द ऑल नेगेटिव प्लेसेस आई हैव कंसीडर्ड 0। सो ये मेरा टोटल टेम्परेरी रिक्वायरमेंट आ गया और ये परमानेंट रिक्वायरमेंट आ गया। अब यहां पर हम इसका एस्टिमेट करते हैं कि टोटल मेरे सीजनल रिक्वायरमेंट के हिसाब से कितने हैं। टेम्परेरी मुझे 2700 फंड्स चाहिए और लॉन्ग टर्म में 7950 चाहिए। सिमिलरली यहां पर भी वही फंडामेंटल अप्लाई होता है कि लॉन्ग टर्म को हम फाइनेंस करेंगे, सॉरी परमानेंट को हम फाइनेंस करेंगे फ्रॉम लॉन्ग टर्म सोर्सेज एंड सीजनल को फाइनेंस करेंगे फ्रॉम शॉर्ट टर्म सोर्सेज। अब मेरा सीजनल रिक्वायरमेंट जो है 2700 और अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं 12 से, सो मंथली रिक्वायरमेंट मेरी आ जाएगी, ये मेरी मंथली रिक्वायरमेंट रहेगी ऑन एन एवरेज। अब अगर मैं कॉस्ट निकालूं, शॉर्ट टर्म कॉस्ट ऑफ फंड्स अगर वो एस्टिमेट करूं, सो 225 इंटू 0.05 मेरा शॉर्ट टर्म था इंटरेस्ट रेट एंड डिवाइड बाय 12, तो ये लगभग मेरा शॉर्ट टर्म का इंटरेस्ट रेट है। और अगर लॉन्ग टर्म कॉस्ट ऑफ फंड्स की बात करूं मैं, इट इज 7950 क्योंकि यही मेरा मंथली बेसिस पे अमाउंट रहेगा इंटू मेरा इंटरेस्ट रेट था 0.08 डिवाइड बाय 12। सो ये मेरा लॉन्ग टर्म का कॉस्ट आ गया। तो अब टोटल कॉस्ट ऑफ फंड्स क्या है, टोटल कॉस्ट ऑफ फंड्स है 53 प्लस दिस, सो 53.9। तो अगर इसको राउंड ऑफ कर दें तो लगभग 54। सो माय टोटल कॉस्ट ऑफ फंड्स इज 54 इन केस ऑफ ट्रेड ऑफ अप्रोच। अब इसको यहां पर समझते हैं कि इन अप्रोचेस का मतलब क्या है। हेजिंग में हमने कहा कि भाई हम जितना भी सीजनल रिक्वायरमेंट फाइनेंस करेंगे वो शॉर्ट टर्म से करेंगे और परमानेंट लॉन्ग टर्म से करेंगे। अब यहां पर सिंस मैंने परमानेंट लॉन्ग टर्म से किया हुआ है, अब यहां पर कोई भी अनसर्टेनिटी आती है, अगर वो सीजनल है तब तो मैं शॉर्ट टर्म से फाइनेंस कर रहा हूं, लेकिन अभी एकदम से कोई इमरजेंसी आ जाती है, इन दैट केस there might be a possibility even I have exhausted my short term limit also। तो शॉर्ट टर्म मेरे लोन की लिमिट हो सकता है शायद वो भी एग्जॉस्ट हो जाए, तो यहां पर एक वो रिस्क जरूर है। तो मैं बिल्कुल नेक टू नेक चल रहा हूं, ऑल्दो मेरा कॉस्ट ऑफ फंड्स बहुत कम है, यहाँ पे सबसे लीस्ट यहाँ पे आ रहा है, बट यहाँ पर सिचुएशन क्या है कि देयर माइट बी अ पॉसिबिलिटी दैट आई मे in some situation I may face that situation where I fail to make certain payments which may ultimately lead me towards bankruptcy। okay, so another is the strategy B। strategy B कहता है कि भाई कंजर्वेटिव है, जो सबसे बड़ा अमाउंट है उसको मेंटेन करो और जो भी अगर अनसर्टेनिटी आ रही है तो उसको शॉर्ट टर्म से फाइनेंस करो, फेयर अनफ। और उसके लिए क्योंकि सिंस आप बड़ा ही कंजर्वेटिव से चल रहे हो तो आपका कॉस्ट भी ज्यादा है, फेयर अनफ, ठीक है। लेकिन स्ट्रैटेजी सी की बात करें, स्ट्रैटेजी सी ये कहता है कि यहां पर नया परमानेंट निकालो, क्योंकि जब आपकी रिक्वायरमेंट चेंज हो रही है हर बार, जब मार्केट ही बदल गई है, मार्केट के हिसाब से आप अपने वर्किंग फंड्स की रिक्वायरमेंट एस्टिमेट करेंगे, उस हिसाब से आप नया परमानेंट एस्टिमेशन निकालो, पिछले के बेसिस पे मत जाओ, एंड देन एस्टिमेट योर वर्किंग कैपिटल। एंड यहां पर देखा जाए तो आपका जो एक अमाउंट है आपने दोनों तरीके से मैनेज किया, प्लस आपका जो कॉस्ट है दैट इज लेस एज कंपेयर टू कंजर्वेटिव अप्रोच, ठीक है। अगर हमारी स्ट्रैटेजी है जो हेजिंग है उससे थोड़ा ज्यादा है, बट यस यहां पर अगर हम रिस्क की बात करें तो रिस्क थोड़ा कम है। सो इन माई ओपिनियन फॉलोइंग अ ट्रेड ऑफ अप्रोच इज फेयर इनफ, बट दिस अप्रोचेज में डिफर एज पर द बिजनेस, ठीक है। अगर किसी के बिजनेस में ऐसे है कि जहां पर आप एडवांस में पैसा ले रहे हैं फिर ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं, तो आप स्ट्रेटजी ए हेजिंग को फॉलो कर सकते हैं। लेकिन जहां पर यह है कि आपको कस्टमर एडवांसेस नहीं दे रहे हैं, यू हैव टू इन्वेस्ट योर ओन फंड्स, वहां पर आप हेजिंग यूज कर सकते हैं या ट्रेड ऑफ अप्रोच यूज कर सकते हैं। सो डिपेंडिंग अपॉन योर सिचुएशन ऑफ द बिजनेस। सो दिस इज अबाउट फाइनेंसिंग ऑफ वर्किंग कैपिटल।
Now, what are the factors that affect the working capital determination? The factors affecting working capital, सबसे पहला हमारा जो इसका फैक्टर है दैट इज नेचर ऑफ द बिजनेस, कि भाई मेरा मैन्युफैक्चरिंग है या सर्विस है. मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है तो ज़्यादा वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी, सर्विस है तो हो सकता है उससे थोड़ी कम हो कंपेरेबल. प्रोडक्शन साइकिल अगर लंबा है और क्या कहते हैं प्रोडक्शन पॉलिसी और प्रोडक्शन साइकिल हमारी दोनों एक तरीके से लिंक्ड ही है, दोनों ही एक्सप्लेन कर देता हूं मैं आपको यहाँ पे. प्रोडक्शन पॉलिसी एज वेल एज प्रोडक्शन साइकिल. प्रोडक्शन साइकिल का मतलब ये है कि प्रोडक्शन साइकिल हमारा कितनी ड्यूरेशन का है. इफ इट इज अ लॉन्गर ड्यूरेशन, द प्रोडक्शन टेक्स लॉन्गर ड्यूरेशन टू बी कन्वर्टेड इनटू फिनिश्ड गुड्स, इन दैट केस द फंड्स रिक्वायरमेंट विल बी हायर. प्रोडक्शन पॉलिसी ये कहती है कि आप स्मॉल स्केल पे प्रोड्यूस कर रहे हो या लार्ज स्केल पे प्रोड्यूस कर रहे हो. अगर लार्ज स्केल पे प्रोड्यूस कर रहे हो तो ऑब्वियसली आपकी फंड की रिक्वायरमेंट हायर होगी. देन लेट्स टॉक अबाउट बिजनेस साइकिल. बिजनेस साइकिल ये कहता है कि आपका जो बिजनेस है वो किस फेज में है. इफ इट इज इनटू ग्रोथ फेज, you will be requiring higher amount of working capital. If it is at a saturation phase, वहां पर working capital की requirement comparatively थोड़ी कम होगी. Talking of credit policy, क्रेडिट पॉलिसी, अगर आपका बिजनेस है एक्सपेंशन मोड में है, आप अपना लिबरल पॉलिसी फॉलो कर रहे हो, क्रेडिट दे रहे हो अपने डेटर्स को, इन दैट केस हायर और अ लिबरल क्रेडिट पॉलिसी विल लीड टू हायर अमाउंट ऑफ फंड्स टू बी इन्वेस्टेड इन द वर्किंग कैपिटल. अगेन ग्रोथ एंड एक्सपेंशन, अगर आपकी कंपनी ग्रोथ फेज में है, एक्सपेंशन फेज में है, देन इन दैट केस हायर अमाउंट ऑफ फंड्स इज टू बी इन्वेस्टेड. वैगैरीज इन अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, कुछ ऐसे रॉ मटेरियल हो सकते हैं जिसकी जो सप्लाई है वो इरेगुलर है. हर टाइम पे हमें उसका एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ यूनिट्स या वॉल्यूम हमें नहीं मिलता मार्केट में. तो हम क्या करते हैं कि जब भी वो अवेलेबल होता है हम उसका बल्क में परचेज करके अपने पास रख लेते हैं. ठीक है. सो इन दैट केस जब हम उसको बल्क में परचेज करके अपने पास रख रहे हैं, इन दैट केस आई हैव टू इन्वेस्ट हायर अमाउंट ऑफ फंड्स इन माई वर्किंग कैपिटल और इन दी इन्वेंट्री. Again, next is level of taxes. If the government has revised its taxes, then in that case a higher amount of working capital is to be paid because हम advance tax file करते हैं to the government. So वो भी कहीं ना कहीं हमारी cash requirement को hamper करता है. उसके बाद है डिविडेंड पॉलिसी. डिविडेंड पॉलिसी अगर आपकी ये है कि आप रेगुलर डिविडेंड पॉलिसी फॉलो कर रहे हो कि रेगुलर इंटरवल्स पे अपने इन्वेस्टर्स को हमने डिविडेंड पे करना है, इन दैट केस you have to maintain a higher amount of cash which will also affect the working capital requirement of the firm. डेप्रिसिएशन पॉलिसी. डेप्रिसिएशन पॉलिसी क्या है कि आपकी फर्म का अगर अमाउंट फिक्स्ड एसेट्स पे आप डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हो और अगर डेप्रिसिएशन हायर अमाउंट का चार्ज किया जा रहा है, देन इन दैट केस दैट विल इनडायरेक्टली अफेक्ट योर प्रॉफिट्स एंड हेंस ड्यू टू विच योर वर्किंग कैपिटल विल बी अफेक्टेड. वर्किंग कैपिटल इनडायरेक्टली अफेक्ट होगी क्योंकि इसकी वजह से, क्योंकि आपका डेप्रिसिएशन प्रॉफिट्स को इंपैक्ट करेगा, क्योंकि ज्यादा अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन जब आप चार्ज करेंगे आपका प्रॉफिट का अमाउंट डिक्रीज हो जाएगा. सो डेप्रिसिएशन का और वर्किंग कैपिटल का इनडायरेक्ट रिलेशनशिप होता है. प्राइस लेवल चेंजेस. प्राइस लेवल चेंजेस का मतलब यह है कि अगर मार्केट में इन्फ्लेशन बढ़ गया, मार्केट में अगर इन्फ्लेशन इंक्रीज हो जाता है और चीज़ें महंगी हो जाती हैं, आपको रॉ मटेरियल परचेज करना है, सो हायर अमाउंट विल बी इन्वेस्टेड. ऑपरेटिंग एफिशिएंसी का मतलब यहाँ पर यह है कि अगर आपके ऑपरेशंस में आप बहुत अच्छे तरीके से मैनेज कर रहे हैं एंड यू आर मिनिमाइजिंग द वेस्टेज, मेकिंग श्योर द ऑपरेशंस आर साउंड एंड एवरीथिंग इज टेकिंग प्लेस क्विकली, सो इन दैट केस लेसर अमाउंट ऑफ फंड इज टू बी इन्वेस्टेड. ओके. So this was about the factors affecting the determination of working capital. Now let's talk about estimation. So there is a difference between determination and estimation. यहाँ पर हम अगर estimation की बात कर रहे हैं, we are talking about future estimation, कि अगर आपको future में कभी working capital का estimate करना है कि भाई अगले साल मुझे कितनी requirement होगी, तब हम किस basis पे estimate करेंगे. Although मैंने यहाँ पर future estimation के लिए आपको कुछ तरीका बताया हुआ है, but we can always follow a case for this. ये एक मैंने केस यहाँ पर लिया हुआ है कंपनी का, जहाँ पर एक कंपनी ने बताया कि उसका रॉ मटेरियल का कॉस्ट क्या है, लेबर का कॉस्ट क्या है, ओवरहेड्स का और टोटल कॉस्ट बताया हुआ है हमें. उसकी एनुअल यूनिट्स बताई हुई हैं और यहाँ पर ये सारी की सारी चीज़ें बताई हैं. रॉ मटेरियल का कितना है, I mean कितने टाइम के लिए इन्वेस्टेड रहता है, वर्क इन प्रोग्रेस कितने टाइम के लिए इन्वेस्टेड रहता है, टाइम पीरियड, फिनिश्ड गुड्स कितने वीक्स के लिए रहता है, एवरेज टाइम पीरियड कितना रहता है, हर चीज़ के बारे में बताया हुआ है. सो लेट अस ट्राई एंड एस्टिमेट दी वर्किंग कैपिटल बेस्ड ऑन दिस. ठीक है. हम एक एक फॉर्मूला लेके चलते रहेंगे और वहां से एस्टिमेट करेंगे. आई विल बी गिविंग यू द एक्सेल शीट एज वेल एज द दिस स्लाइड्स अटैच्ड इन माय वीडियो, सो यू नीड नॉट वरी अबाउट इट. सो लेट्स स्टार्ट द एस्टिमेशन नाउ. ओके.
हम करंट एसेट को एस्टिमेट करते हैं. ओके, फॉर एस्टिमेटिंग करंट एसेट्स फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहला एसेट जो है हमारा दैट इज रॉ मटेरियल इन्वेंट्री. रॉ मटेरियल इन्वेंट्री के लिए हमें क्या बताया तरीका कि आपकी जो साल की यूनिट्स जितनी भी हैं और रॉ मटेरियल कॉस्ट को उससे मल्टीप्लाई कर देंगे एंड एवरेज इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड. ऑल्दो ये हमारा एस्टिमेट हम कर सकते हैं लेकिन इस केस में हमें बताया हुआ है. सो रॉ मटेरियल इन्वेंट्री की बात करते हैं. रॉ मटेरियल इन्वेंट्री की मैं दो कॉलम्स बना के, इनर कॉलम एंड आउटर कॉलम. रॉ मटेरियल इन्वेंट्री की अगर मैं बात करूं सो my total level of activity is 1,04,000 units in a year. ठीक है, I am just assuming all these are being sold on credit. Raw material is 80. ठीक है, अब यहाँ पर हम बात करते हैं रॉ मटेरियल की. इसने कहा है अपने क्वेश्चन में तो रॉ मटेरियल इन स्टॉक ऑन एन एवरेज फॉर 4 वीक्स. तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो यानी कि अगर मैं एस्टिमेशन करूँ वर्किंग कैपिटल का तो यहाँ पर 4 वीक्स के लिए मुझे रॉ मटेरियल अपने पास मेंटेन करना है. सो 4/52. ओके, so my total working inventory of raw material is 6,40,000. Okay, moving further I have to estimate work in progress. Okay, so work in progress के बारे में अगर हम बात करें, work in progress ये हमारा एक हो गया है. ठीक है, तो नेक्स्ट उसकी बात करते हैं वर्क इन प्रोग्रेस की. वर्क इन प्रोग्रेस कह रहा है कि 50% इज अज्यूम्ड to be of the completion stage in respect of conversion cost and 100% completion in respect of materials. Okay, work in progress हमारा होता क्या है? work in progress is basically जब हम अपने raw material को लेते हैं, उसको प्रोसेस करते हैं, फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करते हैं. तो जो प्रोसेसिंग स्टेज है उसको हम कहते हैं वर्क इन प्रोग्रेस. तो जब प्रोसेसिंग स्टेज है तो रॉ मटेरियल की भी कॉस्ट लगेगी, उसके ऊपर लेबर भी लगेगा और ओवरहेड्स भी लगेगा. ठीक है, अब इसमें वो क्या कह रहा है 100% इन रिस्पेक्ट ऑफ मटेरियल. तो यानी कि लेबर कॉस्ट मटेरियल कॉस्ट तो मेरी 100% है. 50% कंप्लीशन स्टेज इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्वर्जन कॉस्ट. अब कन्वर्जन कॉस्ट मेरी कौन सी होती है? लेबर एंड ओवरहेड्स. ठीक है, इनका 50% लगेगा. ओके, सो यहाँ पे हम बात करते हैं, मैं रॉ मटेरियल की बात करता हूँ. तो रॉ मटेरियल मेरा कितना लग रहा है यहाँ पे? यूनिट्स विल बी 1,04,000. ओके, सो रॉ मटेरियल इज 80, तो पूरा वैल्यू लग रहा है एंड इट इज फॉर 2 वीक्स. 2 वीक्स के अंदर प्रोसेसिंग हो रही है. 2/52, सो 3,20,000 आ गया. नाउ टॉकिंग ऑफ लेबर, लेबर का हमारा कॉस्ट 30 है लेकिन हमें ये बताया गया है कि 50% लेके चलना है, तो हम 15 रुपए लेके चलेंगे यहाँ पे लेबर के. एंड टाइम पीरियड 2/52, 2 वीक्स है. सो ये आ गया 60,000. एंड नेक्स्ट इज ओवरहेड्स. ठीक है, ओवरहेड्स हमें बताए हैं 60, तो यहाँ पर 50% लेके चलना पड़ेगा उसका. तो दिस इंटू 30 इंटू 2/52. ठीक है, तो इसका अगर मैं सम कर लूं यहाँ पे, सो दिस इज माई टोटल वर्क इन प्रोग्रेस विच इज अबाउट 5 lakhs. ओके, सो नेक्स्ट इज माई स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स. यहाँ पे बताया हुआ है, देखिए यहीं से मैं इसको करके चल रहा हूँ. ओके, आई हैव नॉट शोन यू दी फॉर्मूलाज ऑल्सो. अच्छा, ये ही हमारा फॉर्मूला ऑलमोस्ट सेम है. बजटेड प्रोडक्शन इनटू एस्टिमेट वर्क इन प्रोग्रेस पर यूनिट. वो मैंने वर्क इन प्रोग्रेस पर यूनिट हमें डिफरेंट उसमें हेड्स में है तो उससे मल्टीप्लाई करेंगे एंड एवरेज टाइम जो हमें बताया था. ओके, नेक्स्ट इज फिनिश्ड गुड्स इन्वेंट्री. फिनिश्ड गुड्स का हमारा जो है बजटेड प्रोडक्शन यूनिट्स. अच्छा, फिनिश्ड गुड्स के लिए हमें एक चीज का ध्यान रखना है, कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड उसको लेके चलना है इनटू टाइम पीरियड, जो भी टाइम पीरियड हमारा मेंशन्ड है फिनिश्ड गुड्स का. अब फिनिश्ड गुड्स इन्वेंट्री की अगर हम बात करें, यहाँ पे मैं FG इन्वेंट्री लिख लेता हूं इसको. अब फिनिश्ड गुड इन्वेंट्री की बात करें, अब मेरा वो जो प्रोडक्शन कॉस्ट है, इसका प्रोडक्शन कॉस्ट इज 170. ठीक है, तो पूरा इसने लिखा ना कैश कॉस्ट, यानी कि सबको प्रोड्यूस करने का मेरा कॉस्ट कितना आ रहा है, टोटल 170 का कॉस्ट है. तो मेरा प्रोडक्शन कॉस्ट यहाँ पर कितना है 170. तो यहाँ पर जो मैं एस्टिमेशन करूंगा दिस मल्टीप्लाइड बाय 170 इनटू, अब मेरा फिनिश्ड गुड्स का कितना होल्डिंग पीरियड है, इट इज फॉर 4 वीक्स. सो 4/52, सो इट इज 13,60,000 इज माई स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स. ओके, अब नेक्स्ट हमारा ये बताया हुआ है इसने क्रेडिट अलाउड बाय सप्लायर. तो ये तो क्रेडिट लाइबिलिटीज में जाएगा. क्रेडिट अलाउड टू डेटर्स ये हमारा आएगा एसेट साइड पे. ओके, सो अगर हम डेटर्स की बात करते हैं, डेटर्स को किस तरीके से एस्टिमेट किया जाता है? बजटेड सेल्स
सॉरी क्रेडिट सेल्स इनटू कॉस्ट ऑफ सेल इनटू एवरेज डेटर कलेक्शन पीरियड। ओके, अब यहाँ पर एक चीज और हमें समझनी है। इस क्वेश्चन के अंदर अगर मुझे दिया होता सेल्स एक्सपेंसेस, सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस मुझे दिए होते, तब तो मैं उसको ऐड करके अपना कॉस्ट ऑफ सेल्स निकाल लेता। लेकिन यहाँ पर इस क्वेश्चन में मुझे दिया हुआ है बताया हुआ है द प्रोडक्ट इज सब्जेक्ट टू जीएसटी ऑफ 18%। ठीक है, अब यहाँ पर मुझे कॉस्ट ऑफ सेल्स निकालना है, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है मेरा वो है 170। ठीक है, अब यहाँ पर मुझे सेलिंग प्राइस भी दिया हुआ है, लेकिन सेलिंग प्राइस क्या होता है? सेलिंग प्राइस इज द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन प्लस मेरा द प्रॉफिट मार्जिन। ठीक है, इसमें प्रॉफिट मार्जिन भी इंक्लूडेड होता है। ओके, सो यहाँ पर हमारे पास प्रॉफिट मार्जिन का तो हम वहाँ पर अकाउंट नहीं करेंगे, सो दैट इज वाई हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर टैक्स लेके चलेंगे। तो अगर 200 रुपीज़ का हम उसको सेल ऑफ कर रहे हैं, सपोज 200 रुपीज़ का हम उसको सेल ऑफ कर रहे हैं, तो वी शैल बी चार्जिंग अ जीएसटी ऑफ 18%। सो 18% का जीएसटी अगर हम चार्ज करते हैं उसके ऊपर, तो मेरा अमाउंट जीएसटी का बनता 36। सो अगर मैं अपना कॉस्ट ऑफ सेल निकालूं, तो मेरा कॉस्ट ऑफ सेल जो आएगा एक्सक्लूडिंग माय प्रॉफिट मार्जिन इज 206। ओके, सो 206 के बेसिस पे मैं क्या करूंगा, अपने डेटर्स की एस्टिमेशन करूंगा। ओके, सो डेटर्स की एस्टिमेशन के लिए मैंने आपको बताया ये कॉस्ट ऑफ सेल्स लेके चलेंगे। सो दिस इज द अमाउंट मल्टीप्लाइड बाय 206 इज द टोटल अमाउंट ऑफ कॉस्ट ऑफ सेल्स। एंड डेटर्स का मेरा कितना है, 8 वीक्स के हिसाब से हमारे डेटर्स हैं, तो 8 वीक्स के बाद हमें पेमेंट करते हैं 8 डेटर्स। सो दिस इज माई टोटल वैल्यू ऑफ डेटर्स। ठीक है, सो मैंने ऑलमोस्ट सब चीज़ें निकाल ली हैं। एंड येस, लास्ट एक बचा है कैश एट बैंक विच इज 25,000। ठीक है, अब मैं इसका टोटल कर लेता हूँ। सो द टोटल सम लगा के, सो टोटल ऑफ माई करंट एसेट इज ऑलमोस्ट 58,21,000 इज द टोटल करंट एसेट्स। ओके, let me highlight this figure for you so that you remember this. Now let us come to current liability. ओके, करंट लाइबिलिटीज की अगर हम बात करते हैं, अब करंट लाइबिलिटीज से यहाँ पर हमें बताया हुआ है सप्लायर के बारे में। लेट मी गो टू द स्लाइड। एस्टिमेशन और सबसे पहले है क्रेडिटर्स के बारे में बात करें, बजटेड ईयरली प्रोडक्शन यूनिट्स इनटू रॉ मटेरियल कॉस्ट। ठीक है, हमने अपने सप्लायर से, क्योंकि यहाँ पर हम ये अज्यूम कर रहे हैं हमारी मैन्युफैक्चरिंग फर्म है, तो यहाँ पर हमने जो रॉ मटेरियल का कॉस्ट है उसको लेके चलना है, और उसके बेसिस पे हम क्रेडिट पीरियड जितना अलाउ करा है सप्लायर ने, उसके बेसिस पे हम एस्टिमेट करेंगे हमारी क्रेडिटर्स की वैल्यू। अब क्रेडिटर्स के लिए हमारी टोटल वैल्यू ऑफ जो हमारी यूनिट्स है इतनी है। ओके, रॉ मटेरियल का जो मेरा कॉस्ट है दैट इज 80। अब क्रेडिट कितना अलाउ करा है, क्रेडिट अलाउड बाय सप्लायर्स इज 4 वीक्स, सो इट विल बी 4/52. So 6,40,000 is the value of my creditors. Okay, next. इसके बाद हमारा क्या है, डायरेक्ट वेजेस। डायरेक्ट वेजेस की हमारी कोई बात हुई है इसमें कि वेजेस की पेमेंट में है, यस, वेजेस की पेमेंट में डिले है, लैग है ऑफ 1.5 वीक्स का। ओके, सो आई विल जस्ट राइट एज आउटस्टैंडिंग वेजेस। अब वेजेस हम कितना पे कर रहे हैं, वेजेस वी आर पेइंग इज 30 रुपीज़। सो ये मेरी टोटल यूनिट्स है मैं प्रोड्यूस कर रहा हूँ, और पर उस पर डायरेक्ट लेबर 30 रुपीज़ पे कर रहा हूँ, और 1.5 वीक्स के बाद मैं पे कर रहा हूँ। सो टोटल आउटस्टैंडिंग वेजेस इज ऑलमोस्ट 90,000। ओके, नेक्स्ट हमारा क्या है इसके बाद, वेजेस के बाद ओवरहेड्स एंड डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। हमारे को इसके बारे में कुछ नहीं बताया हुआ इस क्वेश्चन के अंदर। एवरेज टाइम लैग कि ओवरहेड्स का कोई हमारा एवरेज टाइम लैग एक्स्ट्रा है कि नहीं है, बताया देखें। नहीं, वेजेस का है, सप्लायर का है। एंड यस, एक चीज़ हमें ये बताई हुई है कि दी जीएसटी पेमेंट हैज़ अ लैग ऑफ 4 वीक्स। ठीक है, तो जीएसटी की पेमेंट, सो लैग इन जीएसटी पेमेंट। अब जीएसटी हमारा अमाउंट कितना है, जीएसटी का अमाउंट है हमारा 36 रुपीज़ का। ओके, तो ये हर यूनिट पे ही लगेगा। सो ऑलमोस्ट हर यूनिट पे मुझे जीएसटी कैलकुलेट करना है, तो ओके, सो दिस, अच्छा मैंने इक्वल टू नहीं लगाया यहाँ पे फंक्शन के लिए,
इक्वल टू द टोटल यूनिट्स आर 1,04,000 इंटू GST का मेरा अमाउंट है 36. मैं अभी बताया था इसकी कैलकुलेशन कैसे करिए. अब कितने वीक्स का डिले है? 4/52. सो दिस इज माई टोटल अमाउंट ऑफ GST दैट आई शैल बी पेइंग. तो इसका अगर मैं टोटल कर लूँ सो लगभग 10 लाख की मेरी क्या है टोटल करंट लाइबिलिटीज है. अब अगर यहाँ पर मैं नेट वर्किंग कैपिटल एस्टिमेट करूँ सो नेट वर्किंग कैपिटल मेरा क्या है? टोटल करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज. सो मेरा जो वर्किंग कैपिटल आया है दैट इज अबाउट 48,03,000 इज माई नेट अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल. ठीक है. अब यहाँ पर एक चीज़ और समझते हैं. अगर कंपनी आपको ये कहता है या इस केस में ये कहा होता है कि कंपनी अपने पास कुछ एक्स्ट्रा मार्जिन ऑफ सेफ्टी मेंटेन करके रखना चाहते हैं और उसको आपने अकाउंट करना है वर्किंग कैपिटल में, तब हम क्या करते हैं? अगर ये सिचुएशन ना बोली थी तो ये था हमारा फाइनल वर्किंग कैपिटल की वैल्यू. लेकिन उसने कहा है कि कंटिजेंसी के लिए आप 15% का अपने पास मार्जिन रखो, तो 15% का मार्जिन इसी के ऊपर ही कैलकुलेट होगा. ये मेरा मार्जिन कैलकुलेट हो गया. तो मेरा टोटल वर्किंग कैपिटल के अमाउंट कितना बन गया? दिस प्लस दिस. सो माई 55,23,450 इज माई अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल ऑफ द फर्म. ओके. सो दिस वॉज हाउ टू एस्टिमेट द वर्किंग कैपिटल. I have given a case for you to practice also in the slide. You may practice this case and this is going to enhance. This is based on the same concept that I have taken up in this slide. I hope this video is useful to you and it builds into your knowledge. Please share your feedback about the video as well as after solving this case, the practice case with me on the comment section. I will be very happy and to share to see your feedback and also give my feedback to you on your performance. Okay, I hope this video was helpful to you. So thank you so much and happy learning.